Hi friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. So this is our MCQ session unit number 31 of BFM which is based on RA, ROC and profit planning. तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस पार्टिकुलर यूनिट से आपके मैकमिलन बुक से सारे कंटेंट बनाए गए हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, चाहे वो केस स्टडी हो, सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस MCQ सीरीज में। तो ये हमारा सीरीज चलेगा, 2-3 लेक्चर का कंटेंट रहेगा। पहला लेक्चर को हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि बैंक का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए मैं आपको ऑप्शन वाइज समझाता हूँ। पहला ऑप्शन कर रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए बैंक जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव में एंगेज होती है, लेकिन ये इसका मेन गोल नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन कर रहा है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एंड प्रोवाइडिंग गुड्स रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सही है। ऑप्शन सी कर रहा है चैरिटी एंड कम्युनिटी सर्विस, ये गलत है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही सिमिलर है, लेकिन चैरिटी बैंक का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एक ग्रोइंग कंसर्न है, लेकिन ये मेन रीज़न नहीं है क्योंकि बैंक एग्जिस्ट कर रही है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। बैंक एक तरह का इंटरमीडिएटरी की तरह काम करती है। डिपॉजिटर एक तरफ हमारे डिपॉजिटर्स हो गए जिनके पास पैसा है, और एक तरफ हमारे बोरोवर हो गए जो लोन लेते हैं। इनके बीच में बैंक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करती है। ये डिपॉजिट लेती है कस्टमर से और उसी पैसे को वो हायर इंटरेस्ट रेट पे लेंड करती है, जिससे प्रॉफिट कमाती है। तो यही चीज़ है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। Let's see the next point that we have. Next point is which of the following is not mentioned as a primary role of bank. तो बैंक का प्राइमरी रोल कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए का रहा है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। देखिए ये हमारा बैंक का की फंक्शन होता है, ठीक है। दूसरा का रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका टॉप प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन बैंक इन्वॉल्व होते हैं सोशल इनिशिएटिव में। ऑप्शन सी का रहा है प्रोवाइडिंग गुड रिटर्न्स ऑन इक्विटी, यानी बैंक स्ट्राइव करती हैं ताकि उन्हें प्रॉफिट मिल जाए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नॉट वर्ड का आ रहा है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। देखिए इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये प्राइमरी रोल नहीं है गोल का, बैंक का, सॉरी प्राइमरी गोल नहीं है बैंक का। तो वही कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज द प्राइमरी रोल ऑफ बैंक। तो प्राइमरी रोल क्या क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। लेकिन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करें, दिस इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी गोल ऑफ बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन द कैपेसिटी एज अ ट्रस्टी फॉर द डिपॉजिटर व्हाट मे क्रिएट अ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट फॉर बैंक रोल। तो सवाल है कि ट्रस्टी का रोल क्या है, ठीक है। तो मैं इसको समझाता हूँ क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया सवाल है। तो पहला सवाल है कि देखिए पहला पॉइंट है ट्रस्टी का रोल। मैं इसे समझाता हूँ। ट्रस्टी का रोल मतलब क्या हुआ कि जब भी बैंक एक ट्रस्टी की तरह काम करती है एक डिपॉजिटर के लिए, ठीक है, तो इसका एक फिड्यूशियरी ड्यूटी होता है। क्या होता है, फिड्यूशियरी ड्यूटी होता है। मतलब ये हुआ कि वो लीगली ऑब्लिगेटेड है कि वो बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे डिपॉजिटर का, सेफ्टी और ग्रोथ, उसके पैसा का सेफ्टी, उसके ग्रोथ का सेफ्टी, उसके मनी का ग्रोथ ये इंश्योर करे। अच्छा दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट आप और देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया प्रॉफिट मोटिव। बैंक बिजनेसेस होती हैं और उनका ओनर नेचुरली चाहता है कि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। इससे क्या होता है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होता है। जैसे बैंक जो है डिपॉजिटर फंड को इन्वेस्ट करेगी रिस्कियर वेंचर में, राइट। तो अब जरा ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि प्रायोरिटाइजिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन बी को पहले देखते हैं, प्रायोरिटाइजिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव जनरली ट्रस्टी के ड्यूटी टू डिपॉजिटर वाले रूल से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं। हमको क्या पूछ रहा है जा रहा है कि कौन सा ड्यूटी जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर वाले कैपेसिटी से। तो प्रायोरिटाइजिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं क्रिएट करता है। फिर नेक्स्ट कर रहा है कि मैनेजिंग रिस्क इन एन इम्प्रूडेंट मैनर। अब बताइए ये जो रिस्क मैनेजमेंट है इम्प्रूडेंट मैनर में, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है ट्रस्टी के रूल से। देखिए दोस्तों ये जो मिस मैनेजमेंट है रिस्क का, ये डेफिनेटली डिपॉजिटर को तो हार्म करेगा ही, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। चाहे बैंक हो चाहे डिपॉजिटर हो, वो रिस्क को इफेक्टिवली चाहेंगे कि रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करें। यदि हम चैरिटी इनिशिएटिव की बात करें तो चैरिटी कमेंडेबल बात है, लेकिन डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करता ट्रस्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ठीक है। तो बैंक का प्रॉफिट डोनेट करने का मतलब डिपॉजिटर का फंड इफेक्ट नहीं होगा। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फॉर ऑनर। अभी मैंने आपको बताया था कि बैंक बिजनेस होती है, इनका ऑनर नेचुरली चाहेगा कि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, तो इस कारण से कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होगा। जैसे मान लीजिए कि बैंक टेम्प्ट होगा कि वो अपने डिपॉजिटर फंड को रिस्कियर वेंचर में इन्वेस्ट करे, ठीक है, जिससे उन्हें रिटर्न ज़्यादा मिले, चाहे वो सेफेस्ट ऑप्शन ना हो डिपॉजिटर के लिए। समझ में आया? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, हाउ आर बैंक एडवाइज टू अप्रोच देयर डीलिंग कंसिडरिंग देयर रोल एट ट्रस्टी। तो बैंक ट्रस्टी की तरह काम कर रहा है, तो बैंक को कैसे एडवाइज किया गया है कि वो अपनी डीलिंग को अप्रोच करे। ऑप्शन ए कर रहा है कि
इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, इम्प्रूडेंटली मैनेजिंग रिस्क, इग्नोरिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉशियसली एंड मैनेजिंग रिस्क इन प्रूडेंट मैनर, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। पहले ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि इम्प्रूडेंटली मैनेजिंग रिस्क। क्या मतलब हुआ कि क्रेडिट मैनेजमेंट, मतलब इसका मतलब ये हुआ ना कि आप क्रेडिट मैनेजमेंट को ही मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों क्रेडिट जो है ये क्रूशियल पार्ट है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट प्लानिंग के अंदर हम सारे बैलेंस शीट के सारे एस्पेक्ट को कंसीडर करते हैं, राइट, केवल क्रेडिट मैनेजमेंट को ही कंसीडर नहीं करते। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है, आई थिंक आई हैव मिस्ड वन क्वेश्चन। Okay. First of all, let me move to the next question. Then after we will see this particular question. Let's see this question. I think ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। व्हाट आर द 3 मेन सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर बैंक? तो मैं बैंक के लिए 3 मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? तो सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं, सोशल इनकम, इंटरेस्ट इनकम एंड ट्रेजरी इनकम। तो दोस्तों सोशल इनकम और चैरिटी इनकम जो है ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ बैंक इनकम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी कर रहा है फी बेस्ड इनकम, ये करेक्ट टर्म है, लेकिन चैरिटी इनकम करेक्ट टर्म नहीं है। तो ऑप्शन सी को कर रहा है इंटरेस्ट, फी बेस्ड। मैं समझाता हूँ दोस्तों, देखिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इंटरेस्ट इनकम का मतलब क्या होता है कि ब्रेड एंड बटर है बैंक के लिए। बैंक पैसा अर्न करती है यदि वो डिपॉजिट लैंड करती है हायर इंटरेस्ट रेट पे। जैसे मान लीजिए कि डिपॉजिट है, $100 का डिपॉजिट है सेविंग अकाउंट में और उसका इंटरेस्ट रेट मान लीजिए कि 1% है, तो बैंक जो है उस पैसे को लैंड करेगी 5% ब्याज दर पे, जिससे 4% का जो डिफरेंस होगा वो बैंक का होगा। फी बेस्ड इनकम की बात करें तो दोस्तों इसका मतलब कि जो इनकम बैंक जनरेट करती है अपने इन्वेस्टमेंट को, बैंक जो है फी चार्ज करती है बहुत सारे सर्विस को जो वो ऑफर करती है, जैसे अकाउंट मेंटेनेंस, मनी ट्रांसफर, एटीएम को यूज़ करना। फिर ट्रेजरी इनकम की बात करें तो ट्रेजरी इनकम का मतलब इनकम जो बैंक जनरेट करती है अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करके, इसको ट्रेजरी इनकम बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फ्रॉम विच एक्टिविटी डज इंटरेस्ट इनकम इन बैंक प्राइमरीली ऑरिजिनेट? मतलब जो इंटरेस्ट इनकम बैंक में होता है वो प्राइमरीली कहाँ से, किस एक्टिविटी से ऑरिजिनेट होता है? ठीक है, मैं इसे समझाता हूँ। तो देखिए बैंक जो है प्राइमरीली मनी कहाँ से जनरेट करती है? तो पहला ऑप्शन कर रहा है डोनेशन एंड चैरिटी एक्टिविटी। तो बैंक डोनेट करती है चैरिटीज़ को, लेकिन ये एक्टिविटीज़ जो है इंटरेस्ट इनकम जनरेट नहीं करता। लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, ये सही है। देखिए दोस्तों, जब भी आप लोन लेते हैं ना बैंक से, या कार लोन लें या मॉर्गेज करें, तो आप इंटरेस्ट पे करते हैं बोरोड मनी पे। तो यही बैंक का मेन सोर्स होता है इंटरेस्ट इनकम का। और जहाँ तक बात, ये तो हमारा लैंडिंग हो गया। अब जहाँ तक बात है इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों बैंक अपने फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि बैंक अपने फंड में भी इन्वेस्ट करती है। कभी कभी डिपॉजिटर मनी को सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि बॉन्ड्स, सिक्योरिटी लाइक बॉन्ड एंड गवर्नमेंट बिल। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम जनरेट करता है, राइट। तो याद रखिए इंटरेस्ट इनकम समझिए कि एक रेंट है जो कि बैंक चार्ज करती है उस पैसे का, जो कि वो लेंड करती है या वो इन्वेस्ट करती है। चलिए अगला सवाल है, हाउ इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर बैंक टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूजुअली रेगुलेटेड इन मेनी कंट्री? तो देखिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है बैंक को कि उसको अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखना है। इसको बहुत सारी कंट्रीज में कैसे रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन को देखते हैं। पहला है हमारा चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन। तो देखिए बैंक इन्वॉल्व होती है चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में, लेकिन ये हमारे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है। दूसरा कह रहा है एसआरआर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेशियो। देखिए कोई कॉमन टर्म नहीं है एसआरआर इस पर्पज़ के लिए, ठीक है। और अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा एसएलआर। देखिए इसको समझिए, एसएलआर इसका सही जवाब है। देखिए एसएलआर एक रेगुलेशन है जो कि सेंट्रल बैंक इन द कंट्री यानी आरबीआई ने सेट करके रखा है, जिसमें कमर्शियल बैंक को एक मिनिमम परसेंटेज अपना डिपॉजिट का लिक्विड एसेट में मेंटेन करना होता है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आपको पता होगा। तो एसएलआर क्यों आंसर है? क्योंकि ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, जैसे कि कहा गया है। और इसके अंदर दोस्तों एक पोर्शन होता है डिपॉजिट का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। और लास्ट ऑप्शन का रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रिक्वायरमेंट। तो प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब कि कैसे कंपनी अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स के बीच में। तो ये भी कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे रेगुलेशन नहीं है। तो सिंपल भाषा में बात करें, एसएलआर बेसिकली एक रूल की तरह काम करता है जो कि सेंट्रल बैंक ने सेट करके रखा है, ताकि इंश्योर करे कि बैंक जो है ना कुछ अमाउंट ऑफ सेफ एसेट जो है ये रखे, होल्ड करे, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके। तो सही जवाब क्या है इसका? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगला सवाल है कि व्हाई इज द यील्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी लोअर एज कंपेयर टू डिपॉजिट रेट? ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि हाई रिस्क
एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या लगता है आपको, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आइडिया को कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेफ है। यहाँ पे यही कर रहा है ना कि जो हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो यील्ड होता है वो डिपॉजिट रेट के कंपैरिजन में लोअर होता है। ऑप्शन बी कर रहा है कि लोअर रिस्क एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेफ इंस्ट्रूमेंट, सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सरकार के द्वारा इशू किया जाता है, जिसके डिफॉल्ट होने का चांस बहुत कम है। तो चूंकि वो सेफ है तो इन्वेस्टर जो है एक लो रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं। इन्वेस्टर आर विलिंग टू एक्सेप्ट अ लो रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू रिस्कियर ऑप्शन। डिपॉजिट रेट जो बैंक ऑफर करती है वो हायर होता है बिकॉज द डिपॉजिट्स आर नॉट गारंटेड बाय गवर्नमेंट इन द सेम वे। ठीक है, तो ये वही पॉइंट है, तो इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी का रहा है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन। देखिए रेगुलेशन जो है फाइनेंशियल सेक्टर में तो रहता ही रहता है, लेकिन ये एक प्राइमरी रीज़न नहीं है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के यील्ड का लोअर होने का। और लास्ट का रहा है कि अनप्रेडिक्टेबल मार्केट कंडीशन, तो ये अफेक्ट कर सकता है सिंपल सभी इन्वेस्टमेंट को। तो सिंपल भाषा में बात करें, चूंकि सरकार एक रिलायबल बोरोवर है, तो इन्वेस्टर जो है उन्हें पैसा दे देती है लोअर इंटरेस्ट रेट पे। उस इन्वेस्टर को पता है कि ये सेफ बेट है। बैंक दूसरी तरफ हल्का सा स्लाइटली हायर डिपॉजिट रेट ऑफर करती है ताकि कस्टमर के मनी को अट्रैक्ट कर सके। एवन दो डिपॉजिट उस बैंक में जो डिपॉजिट है वो उतना रिस्क फ्री नहीं है जितना गवर्नमेंट में है। समझ में आया? चलिए अगला सवाल है, व्हाट डज द स्टेटमेंट सजेस्ट अबाउट द इंटरेस्ट इनकम ऑन हाई रेटेड कॉर्पोरेट डेप्ट कंपेयर टू लो रेटेड कॉर्पोरेट डेप्ट। बहुत बढ़िया सवाल है। तो देखिए पहले मैं आपको ऑप्शन वाइज ले चलता हूँ। पहला कह रहा है कि इंटरेस्ट इनकम इज सेम फॉर बोथ। देखिए दोस्तों ये यहाँ पे सवाल है, देखिए गलत है। इसमें सही आंसर सी होगा, क्योंकि हाई रेटेड कॉर्पोरेटेड डेप्ट का जो इंटरेस्ट इनकम होता है वो लोअर होता है। सिंपल सी बात है, जिसका रेटिंग ज़्यादा है ना उसमें रिस्क कम होगा। देखिए सिंपल सी बात है, रेटिंग यदि हाई होगा किसी कॉर्पोरेट डेप्ट का तो उस केस में क्या होगा, रिस्क कम होगा, और रिस्क कम है तो उसमें रिटर्न भी कम है, और रिटर्न यहाँ पे क्या होगा, यील्ड होगा। तो यदि आपका हाई रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड डेप्ट है तो इस केस में जो है रिटर्न जो है कम होगा, वही बात बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि व्हाट स्ट्रेटजी आर बैंक एडवाइज टू अडॉप्ट फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट विद द गिवन रिस्क ऑफ रिस्क एपेटाइट। मतलब दिए हुए रिस्क एपेटाइट के अंदर बैंक को क्या एडवाइस किया जाता है, कौन सा स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जाता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका सही जवाब, पहला ऑप्शन देखते हैं, एक्सक्लूसिवली इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखिए ये सबसे ज़्यादा सेफ होगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बैंक को। दूसरा कह रहा है कि फोकसिंग सोलली ऑन क्रेडिट पोर्टफोलियो, तो ये भी रिस्की हो सकता है, बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जियोपार्टाइज कर सकता है। प्रॉपर ब्लेंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड क्रेडिट पोर्टफोलियो, ये सही हो सकता है हमारा। देखिए जैसा कि हम कहते हैं ना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिस्क सेफ होता है लेकिन रिटर्न भी कम देगा, लेकिन जो हमारा क्रेडिट पोर्टफोलियो है, ये जो बैंक लोन ऑफर करती है उसमें रिस्क तो होता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा देता है। तो हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बैलेंस। कैसे बैलेंस करना है, तो बैंक को एक स्वीट स्पॉट फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड अ स्वीट स्पॉट। ठीक है, तो हम रिस्क को मिनिमाइज करें, वी हैव टू रिस्क मिनिमाइज द रिस्क। कैसे, हम कुछ सेफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। वी हैव टू मिनिमाइज रिस्क एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइज। ठीक है, तो प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करें, लोन को ऑफर करें, इंटरेस्ट इनकम अर्न करें, तो यही होता है ब्लेंडिंग स्ट्रेटजी। समझ में आया? ठीक है, तो सही जवाब। और ऑप्शन डी कर रहा है कि अवॉइडिंग एनी इन्वेस्टमेंट, तो ये तो होगा ही नहीं होगा, बैंक को इनकम जनरेट करना है तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो याद रखिए कि एक वेल बैलेंस मिक्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड क्रेडिट पोर्टफोलियो ये बैंक को अलाउ करेगा कि रिस्क रिवार्ड का जो स्पेक्ट्रम है उसको नेविगेट कर सके आसानी से। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, और यही खासियत है हमारे कोर्स की, ताकि आपको एक एक चीज़ को समझाया जाता है। पहले तो आपको थ्योरी पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, एमसीक्यू पीडीएफ, एमसीक्यू वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, केस स्टडीज़ का अलग से है, क्विजेज अलग से हैं, एवरीथिंग यू गेट इन आवर स्टडी मटेरियल। तो यदि आपको किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी गैप कैलकुलेटेड। ठीक है, तो बताइए इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी गैप कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला कह रहा है आर एस ए प्लस आर एस एल। ओके, देखिए इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी गैप को निकालने का सिंपल तरीका है कि आपका जो रिस्क सेंसिटिव एसेट है ना, उसमें से रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटी माइनस कर दीजिए तो आपको गैप मिल जाएगा। गैप निकालने का यही तरीका होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, आप थोड़ा सा मैं आर एस एल थोड़ा बता दूं। आर एस ए का मतलब क्या होता है कि वैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसी बैंक के बैलेंस शीट में जो कि अपना वैल्यू चेंज करेगा जब मार्केट का इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, और खासकर वैल्यू चेंज करेगा, इंटरेस्ट इनकम को अफेक्ट करेगा। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे मान लीजिए कोई लोन हो गया,
ठीक है, या कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो गए, तो ये हमारे इंटरेस्ट सेंसिटिव रेट सेंसिटिव एसेट होते हैं। और यदि रेट सेंसिटिव लायबिलिटी की बात करें तो ये वैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि बैंक के बैलेंस शीट में जो कि अपने वैल्यू चेंज करेंगे जब मार्केट का इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होगा। मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ, सेविंग अकाउंट हो गया, फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, ठीक है, जहाँ पे बैंक जो है इंटरेस्ट पे करती है डिपॉजिटर को। तो ये हमारा RSA है, ये हमारा RSL है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग गैप बोलते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। अब सवाल है कि पॉजिटिव इंटरेस्ट सेंसिटिविटी गैप है, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट सिग्निफाई। तो देखिए पहला अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ। पहला ऑप्शन कर रहा है एसेट लायबिलिटी मिसमैच। देखिए पॉजिटिव गैप का मतलब ये तो है कि मिसमैच है एसेट और लायबिलिटी में, लेकिन ये एक खराब चीज़ नहीं है, ये कि फेवरेबल भी हो सकता है यदि इंटरेस्ट रेट बढ़े तो। बैलेंस इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी, तो एक बैलेंस पोजीशन का मतलब ये हुआ कि हमारा RSA और RSL बराबर होगा, यानी हमारा गैप जो है जीरो होगा, जिससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट का जो मूवमेंट है उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकेंगे, राइट। लेकिन पॉजिटिव गैप क्या सजेस्ट कर रहा है कि बैंक ज़्यादा कमा रही है, बैंक जो है एसेट सेंसिटिव की वजह ज़्यादा लीन है। दूसरा कह रहा है कि लायबिलिटी डोमिनेटेड बैलेंस शीट। देखिए ये अपोजिट होता है पॉजिटिव गैप का, ठीक है। लायबिलिटी डोमिनेटेड सिनेरियो का मतलब ये हुआ कि हमारे पास इंटरेस्ट सेंसिटिविटी लायबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एसेट, जो कि हर्ट करेगा बैंक को यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो देखिए दोस्तों, थोड़ा मैं आपको बेसिक चीज़ समझा दूं। पहले किस गैप की बात हो रही है, पॉजिटिव गैप की बात हो रही है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि गैप का फॉर्मूला क्या होता है, RSA माइनस RSL। तो पॉजिटिव गैप का मतलब ये हुआ कि जो हमारा RSA है वो RSL से क्या है, ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट है एसेट डोमिनेटेड। दूसरा एसेट डोमिनेटेड का मतलब क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि बैंक का हायर प्रोपोर्शन रहेगा एसेट का, जिसका हुज वैल्यू और इनकम इज सेंसिटिव टू द इंटरेस्ट रेट चेंज। और तीसरे पॉइंट है फेवरेबल पोजीशन। तो जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ठीक है, तो ये जो एसेट है जनरली ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा और वो हायर इनकम जनरेट करेगा बैंक के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है लोन पे, ठीक है। तो वही पॉइंट है। तो आपको समझ में आया पॉजिटिव इंटरेस्ट पॉजिटिव गैप का क्या मतलब है। अब नेगेटिव गैप की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, नेगेटिव गैप का मतलब ये होता है, सिंपल सी बात है कि जो हमारा जो RSA है, ठीक है, वो RSL से कम होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात है कि ये लायबिलिटी डोमिनेटेड होता है, दिस इज लायबिलिटी डोमिनेटेड। मतलब क्या हुआ कि बैंक का हायर प्रोपोर्शन होगा लायबिलिटी का, मतलब बैंक का हायर लायबिलिटी का ज़्यादा प्रोपोर्शन जो है इंटरेस्ट रेट चेंज से सेंसिटिव होगा। इसका एग्जाम्पल है डिपॉजिट्स। और चैलेंजिंग पोजीशन कब होगा, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है। तो उस केस में जो इन सभी लायबिलिटी के जो कॉस्ट होंगे, कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी होगा वो बढ़ेगा, और इस कारण से बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा डिपॉजिट पे या बोरोइंग पे, ठीक है। तो इस कारण से बैंक का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। ऑप्शन ए कर रहा है एसेट लायबिलिटी मिसमैच। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एसेट लायबिलिटी मिसमैच डिसएडवांटेजेस ही है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी कर रहा है बैलेंस इंटरेस्ट रेट, ये भी नहीं होगा। बैलेंस का मतलब कि RSA और RSL बराबर है। ऑप्शन सी कर रहा है लायबिलिटी डोमिनेटेड बैलेंस शीट, ये बिल्कुल सही जवाब है। अभी मैंने आपको समझाया था कि यदि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव गैप है, इसका मतलब बैंक वनरेबल होगा यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा लायबिलिटी है देन एसेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक जो है यदि ये लायबिलिटी डोमिनेटेड बैलेंस शीट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि RSA और RSA माइनस RSL जो है 0 से बड़ा है, तो किस प्रकार से इंटरेस्ट रेट जो घटेगा वो NIM को इम्पैक्ट करेगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए दोस्तों, मैं समझाता हूँ इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ एक एक चीज़। देखिए पहले समझिए कि RSA जो है हमारा क्या है, RSL से बड़ा है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक के पास ज़्यादा इंटरेस्ट सेंसिटिव एसेट है, इंटरेस्ट सेंसिटिव एसेट बैंक के पास ज़्यादा है, राइट। जैसे कि लोन हो गया, तो बैंक के पास ज़्यादा लोन है एज़ कम्पेयर टू लायबिलिटीज़। पहला पॉइंट ये समझिए। अब हो क्या रहा है, इंटरेस्ट रेट घट रहा है, तो जब भी इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बैंक अपने इंटरेस्ट सेंसिटिव एसेट पे कम अर्न करेगी, लेस अर्निंग होगा ना बैंक का, लेस अर्निंग ऑन इंटरेस्ट सेंसिटिव एसेट, ठीक है। तो इस कारण से क्या होगा, बैंक को लोन को रिन्यू करना पड़ेगा लोअर रेट पे। जैसे मान लीजिए कोई लोन मैच्योर हो गया, तो बैंक को रिन्यू करना पड़ेगा उसे लोअर रेट पे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घट चुका है, ठीक है। इससे क्या होगा, बैंक का इनकम कम हो जाएगा, बैंक का इनकम कम हो जाएगा। अच्छा, तो ये एक पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट है NIM होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है कि बैंक अपने इंटरेस्ट अर्निंग एसेट पे कितना कमा रही है, मतलब इंटरेस्ट अर्निंग एसेट पे बैंक कितना कमा रही है और बैंक जितना इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटी पे जितना पे कर रही है, उसके बीच का डिफरेंस होता है। तो अब मान लीजिए कि इनकम घट गया, तो बैंक का इनकम घट रहा है ना इस केस में, तो इनकम यदि घट जाएगा तो NIM फिर श्रिंक हो जाएगा, ये जो गैप है वो कम बढ़ जाएगा,
समझे। तो आप पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है एनआईएम इंक्रीजेज, ये तो साफ गलत है। ये हमारा बैंक के लिए तो आइडियल सिनेरियो होगा, लेकिन एक पॉजिटिव गैप फॉलिंग रेट के साथ जो है हमारा एनआईएम पे डाउनवर्ड प्रेशर डालता है। बी कर रहा है कि एनआईएम अनचेंज रहेगा, ये तो साफ गलत है, एनआईएम जो है सेम नहीं रहेगा। तीसरा कर रहा है कि एनआईएम डिक्रीजेज, और ऑप्शन डी कर रहा है एनआईएम बिकम नेगेटिव। एनआईएम नेगेटिव हो जाएगा तो एक्सट्रीम एनआईएम नेगेटिव अनकॉमन है, ठीक है। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एनआईएम घटेगा। अभी मैंने समझाया, तो लेमन टर्म में मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ, ठीक है। तो ये सिंपल भाषा में आप ऐसे समझिए, इमेजिन कीजिए कि बैंक ने बहुत ज़्यादा पैसा जो है लेंड कर दिया है, लोन पे दे दिया है, ठीक है, और हाई इंटरेस्ट रेट पे, मतलब बैंक का बहुत सारा एसेट है हायर इंटरेस्ट रेट पे, लेकिन इंटरेस्ट रेट घट गया, तो बैंक जो है इन सभी हायर रेट को आप चार्ज नहीं कर पाएगी नए लोन पे, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, बैंक का इनकम घट जाएगा, जो कि उनके एनआईएम को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। समझ में आया। चलिए यही चीज़ ध्यान रखना है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि पॉजिटिव आरएसए माइनस आरएसएल जो है वो बैंक के इंटरेस्ट रेट रिस्क प्रोफाइल के बारे में क्या बताता है, ठीक है। तो पहले बात की यहाँ पॉजिटिव आरएसए माइनस आरएसएल है, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक के पास ज़्यादा इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट है, जैसे लोन, एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लायबिलिटी लाइक डिपॉजिट एंड बोरोइंग। दूसरा है हमारा एक टर्म समझिए एसेट डोमिनेटेड। एसेट डोमिनेटेड का मतलब क्या होता है कि बैंक का इनकम ज़्यादा एसेट पे डिपेंड कर रहा है, जो कि वैल्यू में फ्लक्चुएट करेगा या इनकम जनरेट करेगा बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट। और दूसरा पॉइंट है हाई इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो जब भी इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा ससेप्टेबल होता है इन सभी फ्लक्चुएशन से, क्योंकि इनके इनकम का लार्जर पोर्सन जो है इन सभी रेट सेंसिटिव एसेट से टाइड अप होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पॉजिटिव आरएसए माइनस आरएसएल का मतलब कि एसेट डोमिनेटेड बैलेंस शीट है। यदि हम लायबिलिटी डोमिनेटेड बैलेंस शीट की बात करें तो ये हमारा अपोजिट सिनेरियो होगा, जहाँ पे हमारा लायबिलिटी का हायर प्रोपोर्शन सेंसिटिव है इंटरेस्ट रेट से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर रहा है कि बैलेंस तो होगा नहीं, आरएसए माइनस आरएसएल, आरएसए बराबर आरएसएल होगा नहीं, और नो इंटरेस्ट रेट रिस्क ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल भाषा में बात करें तो एक पॉजिटिव गैप का मतलब यही होता है कि बैंक का इनकम जो है इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट से ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि उनका लार्ज पोर्शन वैसा एसेट है जिसका वैल्यू डिपेंड कर रहा है उन सभी रेट पे। ये एडवांटेजेस तब होगा यदि रेट बढ़ता है, डिसएडवांटेजेस होगा यदि रेट घटेगा। सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है कि इंटरेस्ट रेट के फॉलिंग को के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी को रिकमेंड किया जाता है। बहुत सा सवाल है, ठीक है। तो देखिए पहले प्रॉब्लम को समझिए। पहले मैं प्रॉब्लम बताऊंगा फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। प्रॉब्लम ये है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि जब भी हमारा इंटरेस्ट रेट घटता है ना, तो जिस बैंक का पॉजिटिव गैप रहता है, ठीक है, वो देखेगी कि इसका इनकम जो इन सभी एसेट से है वो घट जाएगा, क्योंकि उसे रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा इनको लो रेट पे, ठीक है। इससे क्या होगा, उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है कम हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है, यही ना प्रॉब्लम है। प्रॉफिट मार्जिन का कम हो जाता है जब भी इंटरेस्ट रेट घटता है पॉजिटिव सेंसिटिव गैप में। इसका सॉल्यूशन क्या है वो समझिए। सॉल्यूशन ये है कि एक्सटेंड द मैच्योरिटी ऑफ एसेट के मैच्योरिटी को बढ़ा दीजिए। तो आप मान लीजिए एग्जिस्टिंग एसेट को लंबे अवधि के लिए यदि लॉक कर देंगे तो बैंक तो हायर इंटरेस्ट रेट से बेनिफिट करेगी ना, जिसको लंबे अवधि के लिए इशू किया गया था, तो उनको इमीडिएटली रीइन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उनको लो प्रिवेलिंग रेट में। एक तो ये पॉइंट है। तो मैंने क्या सॉल्यूशन बताया, पहला सॉल्यूशन बताया कि आप जो है मैच्योरिटी को एक्सटेंड कर दीजिए, यू एक्सटेंड द मैच्योरिटी। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप लायबिलिटी के मैच्योरिटी को कम कर दीजिए, यू शॉर्टन द मैच्योरिटी ऑफ लायबिलिटी। समझ में आ रहा है। देखिए मान लीजिए कि जो इसका मतलब ये हुआ कि आप डिपॉजिट अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मैच्योरिटी कम होगा। जैसे ही लायबिलिटी मैच्योर होगा तो बैंक उसे रिप्लेस कर सकती है नए वन से, जिसको लो रेट पे इशू किया जाएगा, जिससे उसका ओवरऑल इंटरेस्ट एक्सपेंस कम पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो यही चीज़ है। तो आप जरा ऑप्शन को देखते हैं। पहला कह रहा है कि एक्सटेंडिंग द मैच्योरिटी ऑफ लायबिलिटी, ये तो नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि शॉर्टन द मैच्योरिटी ऑफ एसेट, ये भी नहीं होगा अभी मैंने बताया। तीसरा कह रहा है कि एक्सटेंड द मैच्योरिटी ऑफ एसेट, बिल्कुल सही जवाब है। चौथा कह रहा है कि कीप द मैच्योरिटी ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी अनचेंज, ये भी गलत है, ठीक है। तो अभी देखिए समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि यदि आपको जो फॉलिंग इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट है उसको मिटिगेट करना है तो अपने एसेट की मैच्योरिटी को बढ़ाइए, लायबिलिटी की मैच्योरिटी को घटाइए। ये दो ऑप्शन है आपके पास। तो जो भी ऑप्शन आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इस पार्टिकुलर यूनिट के लिए वेरी मच रिक्वायर। आपको कुछ भी रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि यदि आरएसए माइनस आरएसएल जो है 0 से कम है, 0 है, तो इसके बैंक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। तो
चलिए बहुत बढ़िया सवाल है, आइए इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट को समझिए, आर एस ए माइनस आर एस एल लेस देन जीरो है, यानी हमारा गैप जो है वो क्या है, गैप जो है वो क्या है, नेगेटिव है। ये बातें समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब कि बैंक के पास ज़्यादा इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लायबिलिटी है, जैसे डिपॉजिट या बोरोइंग, एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट लाइक लोन एंड इन्वेस्टमेंट। ये बातें समझ में आई? अब हो क्या रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ रहा है, यहाँ लिखा है ना इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो इन सभी लायबिलिटी का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी जो है, कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी बढ़ जाएगा बैंक के लिए। मतलब बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा डिपॉजिट पे या बोरोइंग पे। समझ में आ रहा है ये बात? तो इंटरेस्ट रेट यदि बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी बढ़ेगा, मतलब बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा डिपॉजिट या बोरोइंग पे। ये बातें समझ में आई? अब यदि हम लॉसेस की बात करें, अब देखिए एक चीज़ पॉइंट को समझिए। तो यदि मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी जो बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी बढ़ने का मतलब जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, बैंक का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है ज़्यादा हो जाता है, इफ़ इंटरेस्ट एक्सपेंस इज़ मोर देन इंटरेस्ट अर्निंग, ठीक है, तो बैंक लॉस एक्सपेंस करेगी ना, ठीक है। अब जरा ऑप्शन को देखिए, प्रॉफिट इनकर्स, तो प्रॉफिट तो आइडियल था, लेकिन यह नेगेटिव गैप है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो ये प्रॉफिट पे प्रेशर डाल रहा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी बढ़ गया, तो ये तो नहीं होगा। लॉसेस ऑकर, बिल्कुल सही जवाब है। एनआईएम रिमेन अनचेंज, एनआईएम अनचेंज का मतलब ये हुआ कि हमारा ये आरएसए और आरएसएल बराबर होता है, ऐसा तो है नहीं। एनआईएम जो है डिक्रीज करेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। और दूसरा कर रहा है कि बैंक पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बैलेंस पोजीशन होने के बावजूद सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट रेट चेंज बैंक को इफेक्ट करता है। तो सिंपल भाषा में बात करें, इमेजिन कीजिए कोई बैंक है जिसके पास बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है, ठीक है, अपने बुक में। यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना तो बैंक को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, उन सभी डिपॉजिट पे इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और चूंकि इनकम में बहुत कम इंक्रीज हुआ है तो इससे क्या होगा कि बैंक स्ट्रगल करेगी अपने इंक्रीज कॉस्ट को कवर करने में, जिससे लॉसेस बढ़ जाएंगे बैंक के। तो फ्रेंड्स यही बातें समझाई जा रही है यहाँ पे। अगला सवाल है कि क्या स्ट्रेटजी रिकमेंड किया जाएगा ताकि हम मिटिगेट कर सकें यदि हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, उसके ये इवेंट है, हमारा इवेंट क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ना। तो इसमें जो लॉस होगा उसको मिटिगेट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी रिकमेंड करना पड़ेगा। चलिए मैं समझाता हूँ, पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर सॉल्यूशन को देखेंगे। प्रॉब्लम क्या है समझिए। प्रॉब्लम ये है कि हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और हमारा गैप जो है वो कैसा है, नेगेटिव गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गए थे हम, यहाँ पे लिख दीजिए नेगेटिव गैप वाला केस है। नेगेटिव गैप है, नेगेटिव गैप होने का मतलब ये हुआ कि हमारा आरएसएल जो है, रेट सेंसिटिव लायबिलिटी जो है आरएसए से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास लायबिलिटी सेंसिटिव जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एक बैंक जिसका नेगेटिव गैप है उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ जाएगा, सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा डिपॉजिट पे और बोरोइंग पे। तो इससे क्या होगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन कम पड़ जाएगा। यही ना प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है। आप इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसका बताइए। सॉल्यूशन निकालने का यही तरीका है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग लोअर इंटरेस्ट रेट है उन सभी लायबिलिटी पे, उसको लंबे अवधि के लिए लॉक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि उसको इमीडिएटली रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा इन लायबिलिटी को नए वन से, जिसको हाई रेट पे इशू किया जाएगा। तो इसको ऐसे समझिए कि बैंक ने बहुत ज़्यादा डिपॉजिट दिया है, बैंक के पास बहुत सारा डिपॉजिट है 2 ईयर्स मैच्योरिटी का। मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। बैंक के पास बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है, सभी डिपॉजिट जो है मैक्सिमम 2 ईयर के हैं, ठीक है। और अभी इंटरेस्ट रेट जो है वो कम है, लो इंटरेस्ट रेट है। लेकिन यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, इफ़ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, तो बैंक चाहेगी ना कि इन सभी डिपॉजिट को आउटस्टैंडिंग रखें पूरे के पूरे 2 साल के लिए, ताकि जो लोअर रेट था उसे बेनिफिट कर सके, जो कि उसने पहले लॉक इन किया था। इससे क्या होगा कि बैंक अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को मैनेज कर सकेगी। तो अब ऑप्शन को देखते हैं, एक्सटेंड द मैच्योरिटी ऑफ एसेट। तो यदि आप एसेट को लंबे अवधि के लिए लॉक करेंगे लो रेट पे, तो ये डिसएडवांटेजेस नहीं होगा, ठीक है। यदि एसेट को आप लंबे अवधि के लिए लॉक करेंगे तो ये डिसएडवांटेज होगा। क्यों डिसएडवांटेज होगा? यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है, तो बैंक जो है लो इंटरेस्ट रेट अर्न कर रहा था शुरू में, ठीक है, वही इंटरेस्ट रेट अर्न करता रहेगा, कम इंटरेस्ट रेट अर्न करता रहेगा लंबे अवधि के लिए, तो गलत है।
दूसरा कर रहा है कि शॉर्टन द मैच्योरिटी ऑफ लायबिलिटी, तो ये बैंक को अलाउ करेगा कि जो लायबिलिटीज है उसको रिप्लेस कर सकें लोअर रेट्स इन द फ्यूचर। लेकिन इसका मतलब कि जो हमारा एग्जिस्टिंग लोअर रेट है उसके बेनिफिट को भी हम नहीं यूज़ कर पाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। सी का रहा है शॉर्टन द मैच्योरिटी ऑफ एसेट, यदि आप एसेट के मैच्योरिटी को शॉर्ट करेंगे तो आपको एसेट को रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा हाई रेट पे, तो इससे भी आपका इनकम इंटरेस्ट जो है बढ़ जाएगा। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप इन स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर कंप्यूटिंग मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप। तो देखिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप ये मैट्रिक हेल्प करता है बैंक के इंटरेस्ट रेट रिस्क को एसेस करने में। हम कंसीडर करते हैं कि एसेट और लायबिलिटी कितना ज़्यादा सेंसिटिव है इंटरेस्ट रेट के चेंज से। मॉडिफाइड ड्यूरेशन इस कंसेप्ट ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन के कंसेप्ट पे बेस्ड है। आप पूछेंगे कि एमडी क्या होता है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है? ये मेज़र करता है कि किसी बॉन्ड का जो प्राइस चेंज है, प्राइस चेंज ऑफ बॉन्ड फॉर अ गिवन चेंज इन इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट में चेंज होगा तो प्राइस में कितना चेंज आएगा, वो मॉडिफाइड ड्यूरेशन बताता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच समझाता हूँ। पहला स्टेप होता है वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल, मतलब ये फाउंडेशन है, आपको गैदर करना पड़ेगा कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, मैच्योरिटी डेट कितना है, रिप्राइजिंग डेट कितना है, कूपन रेट कितना है, यील्ड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का बेसिस क्या है। यही हमारा पहला स्टेप है। क्यों ये पहला स्टेप है? क्योंकि बिना इस डाटा का आप जो है मॉडिफाइड ड्यूरेशन नहीं निकाल पाएंगे। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? जनरेट बकेट वाइज कैश लिस्ट कैश फ्लो, मतलब इसके अंदर आप कैश फ्लो को ग्रुप करेंगे बेस्ड ऑन देयर टाइमिंग, यानी कि कैश फ्लो को टाइमिंग के बेसिस पे ग्रुप करेंगे, पहला साल 1 to 3 ईयर, ठीक है। तो ये किया जाता है कब? मॉडिफाइड ड्यूरेशन को निकालने के बाद किया जाता है। फिर बी कर रहा है कि आइडेंटिफाइंग वेरिएबल फॉर ईच आइटम कैटेगरी, ये सही है, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। फिर सी कर रहा है कि कैलकुलेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन, तो कैलकुलेशन तो पहले वेरिएबल आइडेंटिफाई कीजिएगा तभी ना कैलकुलेट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। पहला स्टेप होता है हमारा मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालने में कि आपको वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है प्रत्येक आइटम के लिए। अब सेकंड स्टेप बता दीजिए, अगला सवाल यही है। तो स्टेप 1 में आपने सारे की वेरिएबल को गैदर कर लिए, जैसे कि देखिए ये जो क्वेश्चन का सीरीज है ना, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। यही खासियत है इस क्वेश्चन सीरीज का। इस तरह क्वेश्चन बनाया गया है, एक एक बुक के लाइन से क्वेश्चन बनाया गया है। यदि आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। निश्चित रूप से बीएफएम में आप कॉन्फिडेंट होकर आइएगा, एग्जाम में कॉन्फिडेंट होकर दीजिएगा। तो पहला स्टेप क्या बताया मैंने आपको पहला स्टेप बताया कि आप आइडेंटिफाई कीजिए की वेरिएबल। तो जो आपके की वेरिएबल्स है उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब दूसरा स्टेप ये आता है कि अब आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को इन सभी आइटम से बकेट में, ठीक है। अब बकेट क्या क्या हो सकता है? कुछ टाइम फ्रेम हो सकता है, जैसे नेक्स्ट 1 ईयर, जैसे 1 से लेके 3 ईयर, ये सभी डिफरेंट बकेट्स कहलाएंगे। फिर होंगे 3 से लेके 5 ईयर्स, फिर होंगे हमारे बियॉन्ड 5 ईयर, ग्रेटर देन 5 ईयर। समझ में आया? अब सवाल ये है कि बकेटिंग क्यों मैटर करता है। बकेटिंग के द्वारा आप समझ सकते हैं कि बैंक का जो कैश फ्लो सेंसिटिविटी इंटरेस्ट रेट से